जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, जब तक न पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। इन्हीं प्यारे शब्दों के साथ मैं मनीष यादव आप सभी लोगों का कंप्यूटर स्पेशल के इस क्लास में स्वागत करता हूं। और इससे पहले वाली क्लास में हमने मेमोरी को कंप्लीट किया था और मेमोरी के बाद आज हम देखेंगे सॉफ्टवेयर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर की। तो अगर बात की जाए हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर को आप अच्छे तरीके से बिल्कुल जानते हैं। वी कैन टच, वी कैन सी। और हार्डवेयर जो भी है हमारा, जैसे कि हम सीपीयू में, कैबिनेट में मदरबोर्ड और पावर सप्लाई और जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट हम उसमें यूज करते हैं, जो भी डिवाइस यूज करते हैं, वो हार्डवेयर हो गया। लेकिन हार्डवेयर चलेगा कैसे? ऐसा तो है नहीं कि हम सिर्फ पावर सप्लाई, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क और रैम ये सब कुछ लगा दिए और हमारा कंप्यूटर रन करने लगा, हम जो चाहे वो कर लिए। ऐसी तो चीजें हैं नहीं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल सॉफ्टवेयर का होता है। और चलिए देखते हैं किस तरीके से। और इससे पहले जो भी हमने क्लास किया है, बेसिकली हमें जानकारी के लिए लेना था कि जनरेशन कौन कौन सा जनरेशन होता है और मेमोरी कितने प्रकार की होती है और कंप्यूटर कब कैसे कौन सा कंप्यूटर है, इस तरीके से हमने देखा। तो उसमें हमें चीजें याद करने वाली थी। लेकिन हम अभी जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से लेके चलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप बार बार सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। एक बार हम सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे और इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको हर एक चीज दिमाग में सेट हो जाए कि बाद में फिर आपको ये ना दिक्कत हो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। और ऐसा नहीं है कि जिसमें हमने पीडीएफ में जो पॉइंट लिखा है वही आपको लिखना है। आप खुद अपने से बना के लिख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर किस काम में यूज किया जाता है। तो चलिए कुछ इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम यूजर की। यूजर करता क्या है? तो यूजर जो होता है वो काम करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। हम कंप्यूटर से कोई भी काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मदरबोर्ड ले लें और हार्ड डिस्क ले लें और उसमें कीबोर्ड लगा दिए और उसमें कुछ टाइप करने लगे और मदरबोर्ड पे टाइप होने लगा। इस तरीके का तो मतलब कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। हम काम जो भी करते हैं एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे करते हैं। अगर जैसे कि हमें कोई ऑफिशियल वर्क करना है, हमें प्रेजेंटेशन बनाना है, हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, हमें कोई भी जैसे कि एक्सेल सीट तैयार करना है, तो बेसिकली एमएस ऑफिस के जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर होते हैं उसको यूज करते हैं। तो जो भी काम को, एक पर्टिकुलर काम करने के लिए हम जो भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि अगर हम बात करें वीडियो प्ले करने के लिए, तो हम वीएलसी मीडिया प्लेयर, केएम प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, इस तरीके के बहुत सारे प्लेयर हम यूज करते हैं। इसमें बहुत सारे प्लेयर ऐसे होते हैं बाय डिफॉल्ट हमें मिलते हैं और कुछ हमें कंप्यूटर लेने के बाद या सॉफ्टवेयर उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाने के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिस सॉफ्टवेयर पे कोई भी हम पर्टिकुलर टास्क को हम परफॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हमें फोटो बनाना है तो एडोब फोटोशॉप को यूज करते हैं। उसी तरीके से डिफरेंट टाइप का यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आज ऐसा कोई काम नहीं है जिसके लिए हमारे पास सॉफ्टवेयर ना उपलब्ध हो। बेसिकली अगर वो हम काम करते हैं एंड्रॉयड में, तो एंड्रॉयड के लिए वहाँ पे हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। उसके बाद हम विंडोज के लिए करते हैं तो विंडोज का सेटअप डाउनलोड करते हैं, मैक के लिए करते हैं, आईओएस के लिए करते हैं, जिसके लिए भी करते हैं अलग अलग वर्जन के हिसाब से हम उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करके चलाते हैं। अब बात आती है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता किस पे है। तो दोस्तों जब तक हमारे पास एक ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ना हो, हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक हमारे पास कार है, और उस कार में हम जैसे कि एसी ऑन कर लिए, म्यूजिक प्ले कर रहे हैं और भी जो भी चीजें, वहां पे एक छोटा सा फ्रिज रख दिए हैं, ड्राइविंग एंजॉय कर रहे हैं, हॉर्न प्रेस कर रहे हैं, जो भी छोटा सा हमारे पास वहां पे काम है हम कर रहे हैं। लेकिन मेन जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कार हो गया। तो इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम, जब तक हमारे सिस्टम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा हम कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अगर हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का कुछ पार्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन हमारे पास अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो किसी भी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को आप चला नहीं सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ चलता है।
तो दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि कोई भी हम फाइल को सॉफ्टवेयर के फाइल को डाउनलोड कर लिए नेट से या उसकी सीडी ले लिए या पेन ड्राइव में ले लिए और उसको हम लगा के चलाने लगे। वो उसको इंस्टॉल होने के लिए हमारे पास कुछ इक्विपमेंट होना चाहिए। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हार्डवेयर पे इंस्टॉल होता है और हार्डवेयर में जैसे कि हमने बताया हार्ड डिस्क, मदरबोर्ड, रैम, पावर सप्लाई और जो भी पार्ट्स है, प्रोसेसर है, सीपीयू है और ग्राफिक्स कार्ड है, जो भी हमारे कैबिनेट में लगा होता है, सब एक कंप्लीट हमारे पास जो सीपीयू कैबिनेट तैयार होता है और उसमें मदरबोर्ड हमारा होता है और उसमें हम डिफरेंट टाइप्स के सॉफ्टवेयर की सहायता से हम कोई भी टास्क को परफॉर्म करते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी भी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्टॉल किया जाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल किया जाता है। तो यहाँ पे हमने ये समझा कि कोई भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं और जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है और बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हार्डवेयर पे चलता है। अब हार्डवेयर आप अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखेंगे कि व्हेन यू बाय ए कंप्यूटर द सिस्टम सॉफ्टवेयर वुड आल्सो इंक्लूड डिफरेंट डिवाइस। जब हम कोई भी नया कंप्यूटर को खरीदते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ हमें कुछ डिवाइस की सॉफ्टवेयर भी वहां पे मिलता है, ड्राइवर भी हमें कुछ मिलता है, जैसे कि माउस ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर, स्पीकर ड्राइवर। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप कोई भी नया कंप्यूटर खरीद के लाते हैं तो वहां पे माउस लगा रहे हैं तो माउस वर्क नहीं कर रहा है, कीबोर्ड लगा रहे हैं तो कीबोर्ड नहीं वर्क कर रहा है, स्पीकर लगा रहे हैं तो स्पीकर नहीं वर्क कर रहा है। ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। जनरली 99.9% में ऐसा केस नहीं होता है कि मतलब हमारा माउस ना काम करे, कीबोर्ड ना काम करे, स्पीकर ना काम करे। और यह पहले से ही कंपनियां आपको डाल के भेजती हैं। मतलब कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के साथ माउस ड्राइवर, कीबोर्ड ड्राइवर और स्पीकर ड्राइवर कंपनी ऑलरेडी उसमें अपडेट करके देती है। हमें खरीदने के बाद वहां ड्राइवर को डालने की जरूरत नहीं है। बेसिकली ये 3 ड्राइवर जो हमारे पास है, माउस, कीबोर्ड और स्पीकर का ड्राइवर। अब यहाँ पे बात आती है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हमने इसमें 2 पार्ट किया है, जैसे कि फॉर कंप्यूटर मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, मतलब कि कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, डिवाइस ड्राइवर्स और सिस्टम यूटिलिटी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ चुके होंगे, जैसे कि हमारा विंडो एक्सपी, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, उससे भी पहले जो भी लिनक्स हैं, चाहे जो भी यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे हम एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो कंप्यूटर के मैनेजमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज, डिवाइस ड्राइवर, सिस्टम यूटिलिटी। और डेवलपिंग, हमें डेवलपमेंट करने के लिए, हमें कोडिंग करने के लिए, हमें प्रोग्राम करने के लिए, हमें सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग, ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, लिंक्स, लोडर, ये होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे लिंक्स या लिंकर क्या होता है। तो लिंक द वन लिंकिंग 2 or more फाइल्स टू लिंक, मतलब कि एक या एक से ज्यादा फाइल्स को लिंक करती है। और लिंकिंग सेवरल ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए नेटवर्क एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, एक नेटवर्क एग्जीक्यूशन प्रोग्राम से ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क को ऑब्जेक्ट से जोड़ती है ये। और लिंकर लिंक 2 या 2 से ज्यादा फाइल को उसको आपस में करने के लिए वाला एक सिंगल निष्पादक कार्यक्रम से कई वस्तु को कर्नालकर करना होता है। और जो लोडर होता है, टू लोड और अनलोड अ फाइल इन रैम, मतलब कि जो लोडर होता है कोई भी फाइल को लोड या अनलोड करने के लिए, कहाँ पे, रैम में यूज करने के लिए। यहाँ पे जो लोडर होता है कोई भी फाइल को अनलोड और लोड करने के लिए यूज किया जाता है, कहाँ पे, रैम में। और सॉफ्टवेयर हैज टू बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, जो सॉफ्टवेयर होता है मेन मेमोरी में लोड किया जाता है एग्जीक्यूशन के समय में। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, OS इंटरमीडिएट्स बिटवीन द यूजर ऑफ ए कंप्यूटर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच में एक मीडिएटर होता है। हमारे कोई भी लैंग्वेज को कंप्यूटर के हार्डवेयर तक ये पहुंचाने का काम करता है। बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मीडिएटर बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर एंड यूजर। और हमारे पास जो डिवाइस ड्राइव्स है, प्ले द रोल ऑफ ट्रांसलेटर बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में ट्रांसलेटर का रोल प्ले करता है जो ड्राइवर होता है। और some devices that are commonly connected to the computer
जो कुछ डिवाइस हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, स्पीकर है, माइक्रोफोन है, जॉयस्टिक है, वेबकैम है, स्कैनर है, जो भी पार्ट्स हैं इसको हमने इनपुट और आउटपुट डिवाइस में देखा था। तो इसमें कीबोर्ड, माउस और हार्ड डिस्क, प्रिंटर, स्पीकर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक और वेबकैम में मैं ये मान के चलता हूं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। डिजिटल कैमरा एंड मॉनिटर, यहाँ पे बात आती है सिस्टम यूटिलिटी क्या होता है। इट इज रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के मेंटेनेंस के लिए यूज किया जाता है सिस्टम यूटिलिटी। और सिस्टम यूटिलिटी आर यूज फॉर सपोर्टिंग एंड इनहेंसिंग द प्रोग्राम को सपोर्ट और इनहेंस करने के लिए और डाटा को कंप्यूटर में ऐड करने के लिए। और सम सिस्टम यूटिलिटी में कम एम्बेडेड विद ऑपरेटिंग सिस्टम, कुछ जो सिस्टम यूटिलिटी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एम्बेड होते हैं और अदर्स जो कुछ और होते हैं उसको बाद में ऐड कर लिया जाता है। जैसे कि एंटीवायरस यूटिलिटी होती है, हम कोई भी एंटीवायरस जैसे कि इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि MPAB और MCAP सिक्योरिटी, क्विक हिल और भी बहुत सारे हमारे पास एंटीवायरस है। तो एंटीवायरस यूटिलिटी टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरस, मैलवेयर और जो भी हमारे पास वायरस होते हैं या कोई डिफेक्टेड फाइल हमारे कंप्यूटर में हो जाती है तो डेफिनेटली एंटीवायरस डिटेक्ट करता है। अगर अच्छे कंपनी का वायरस हो उसमें भी आता है कि प्रो सिक्योरिटी, टोटल सिक्योरिटी। तो जिस तरीके का आप एंटीवायरस यूज करते हैं वो आपके कंप्यूटर के उतनी सिक्योरिटी को मेंटेन करता है। बहुत सारे एंटीवायरस में ऐसा होता है कि जो मैलिशियस वेबसाइट हैं उसको ओपन ही नहीं होने देती हैं। जिस फाइल में मैलवेयर हैं उसको जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका जो एंटीवायरस होता है वो हमें ये देने लगता है, एक्शन शो करने लगता है, नीचे यहाँ पे ऑप्शन देने लगता है कि दिस फाइल इज हार्मफुल फॉर योर कंप्यूटर, प्लीज डू नॉट इंस्टॉल। इस तरीके का हमें शो करता है एंटीवायरस। अगला हमारे पास है यूटिलिटी जो है डाटा कंप्रेशन यूटिलिटी, जो हम किसी भी फाइल को कंप्रेस करते हैं, जैसे दबाते हैं किसी भी फाइल को, या कई बार हमारे पास ऐसा होता है कि डिफरेंट टाइप्स के फाइल को हम कंप्रेस करके डिफरेंट अलग अलग फाइल में चेंज करते हैं। अगला हमारे पास है क्रिप्टोग्राफिक यूटिलिटी। ये जो होता है किसी भी फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और अगला हमारे पास है डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी, टू कंप्रेस कंटेंट एज अ डिस्क फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ डिस्क। मतलब कि डिस्क में जो भी हमारे पास कंटेंट होता है उसको कंप्रेस करता है और डिस्क की जो कैपेसिटी होती है उसको वो इंक्रीज कर देता है। अगला हमारे पास है डिस्क पार्टीशन, तो डिवाइड अ सिंगल ड्राइव इनटू मल्टीपल लॉजिकल। हम एक सिंगल ड्राइव को अलग अलग पार्टीशन बनाते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे, आपने कई बार सुना भी होगा या कहीं दुकान पे आपने देखा होगा कि जब हम जाते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, हमारा कंप्यूटर हैंग करता है या लैग करता है या करप्ट हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम जाते हैं सॉफ्टवेयर चढ़वाने के लिए। बेसिकली हम सिस्टम सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद उसमें कुछ दुकानदार या आप बोलते हैं तो कुछ एप्लीकेशन सिस्टम सॉफ्टवेयर भी डाल देते हैं, ड्राइवर भी डाल देते हैं। तो आप देखते होंगे कि वो पार्टीशन बनाते हैं, जैसे कि लोकल डिस्क सी, लोकल डिस्क डी, लोकल डिस्क सी। आप कहते हैं कि भैया हमारे में 500 जीबी का हार्ड डिस्क लगा हुआ है तो आप 200 जीबी का लोकल डिस्क सी बना दीजिए, बाकी ये डी बना दीजिए। इस तरीके का आप बताते हैं या वो अपने मन से भी डिस्क का पार्टीशन कर देते हैं। तो ये होती है कुछ इस प्रकार की यूटिलिटी। और डिस्क क्लीनर IT हेल्प, इट हेल्प्स द यूज टू डिसाइड व्हाट टू डिलीट। मतलब कि जब हार्ड डिस्क फुल हो जाता है तो डिस्क क्लीनर किस चीज को डिलीट करना है उसमें हेल्प करता है। और अगला हमारे पास है बैकअप यूटिलिटी, टू मेक अ कॉपी ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन डिस्क। मतलब कि जो बैकअप यूटिलिटी होता है हमारे पास, हमारे हार्ड डिस्क में या डिस्क में जो भी हमारे पास डेटा स्टोर होता है उसकी एक बैकअप कॉपी को तैयार करने में हेल्प करता है। और इट आल्सो रिस्टोर द बैकअप कंटेंट इन केस ऑफ डिस्क फेल्योर। जब हमारा डिस्क फेल्योर हो जाता है फिर भी ये हमारे पास जो कंटेंट होता है उसको रिस्टोर कर सकता है। और अगला हमारे पास है सिस्टम प्रोफाइलिंग, इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड ऑन द कंप्यूटर एंड द हार्डवेयर अटैच्ड टू इट। मतलब कि जो सिस्टम प्रोफाइलिंग है ये हमें हमारे कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसके बारे में जानकारी देता है और बेसिकली कौन सा सॉफ्टवेयर कौन सा हार्डवेयर के साथ अटैच होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारे
कंप्यूटर में हम देखते हैं कि वाईफाई काम कर रहा है, ब्लूटूथ काम कर रहा है, या फिर साउंड कार्ड की प्रॉब्लम हो या ग्राफिक्स कार्ड की प्रॉब्लम हो। जैसे कि आप बात कर लीजिए निविडिया की ग्राफिक्स कार्ड की, तो निविडिया की ग्राफिक्स कार्ड, अगर आपके कंप्यूटर में निविडिया की ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगी हो तो आप ग्राफिक्स कार्ड का ड्राइवर डालेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो जब तक आपके पास उसका पर्टिकुलर एक मैचिंग हार्डवेयर नहीं होगा तो आप सॉफ्टवेयर से काम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली जो सिस्टम प्रोफाइलिंग होता है हमें ये बताता है कि हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है वो किस हार्डवेयर के साथ अटैच है और उसका वो क्या काम है। अगला हमारे पास है नेटवर्क मैनेजर, टू चेक द कंप्यूटर नेटवर्क एंड टू लॉग इवेंट्स। हमारे पास जो भी कंप्यूटर में लॉग इवेंट्स होते हैं और नेटवर्क होते हैं वो नेटवर्क मैनेजर का काम होता है चेक करना। अगला हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कोई ऐसा छोटा टॉपिक नहीं है, इस पे आप अगर डिस्कशन करें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की इंट्रो करें तो 1-2 घंटा आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अलग टॉपिक में पढ़ेंगे, या मैं अपने चैनल पे जब सी या C++ या जावा, PHP जो भी मैं प्रोग्रामिंग या पाइथन कोई भी आप जो भी लैंग्वेज की डिमांड करेंगे वो अगर लैंग्वेज की मैं कोर्स लेके आता हूँ यहाँ पे, तो आप अच्छे तरीके से समझेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या और हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं। अभी के लिए इतना समझिए कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास एक मशीन लैंग्वेज होता है जो बाइनरी फॉर्मेट में होता है 0-1 के फॉर्म में, और असेंबली लैंग्वेज सब टाइटल नेम मेमोरी यहाँ पे जो ऐड करता है, सबट्रैक्ट करता है, मल्टीप्लाई करता है, डिवाइड करता है। कुछ यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं जैसे कोबाल, बेसिक, फॉर्टेन, C++, जावा एटसेट्रा। अगर आप C की क्लास चाहते हैं हमारे चैनल पे, या C++ या जावा स्क्रिप्ट की चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा। आप अगर जैसे कुछ लोगों की 40 से 50 लोगों की अगर डिमांड होती है C या C++ जावा की, तो हम बिल्कुल लेके आएंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से उसको लेके चलेंगे, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। अगला हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द सॉफ्टवेयर दैट अ यूजर यूजेस फॉर द accomplishing a specific task in the application software। मतलब कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे यूजर कोई एक टास्क को परफॉर्म करना चाहता है, उसके लिए हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में भी सिंगल प्रोग्राम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होता है एक सिंगल प्रोग्राम हो सकता है और अ सेट ऑफ प्रोग्राम, या तो एक प्रोग्रामों का एक समूह हो सकता है। ए सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज, एक स्पेसिफिक पर्पज के लिए रिटन किया गया हो और प्रोवाइड द रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। हमें जो रिक्वायरमेंट है, जिस फंक्शन की रिक्वायरमेंट है, अगर वो प्रोवाइड करता है उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। और जो भी यहाँ पे हमने लैंग्वेज बताया पाइथन, C++, जावा, अगर आप इसको डीप में लर्न करेंगे तो आप अपने खुद से सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। जैसे कि आप बहुत से लोग को देखते होंगे कि कोर्स करके BCA, MCA, BTech और MTech कंप्यूटर साइंस से करके जाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। तो यही सब लैंग्वेज पढ़ के, जो भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो पढ़ के वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं। तो आगे हम सीखेंगे कि कैसे सॉफ्टवेयर बनाया जाता है छोटे छोटे सॉफ्टवेयर से। कुछ यहाँ पे एग्जांपल है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ 8 ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल दिया है। जैसे ग्राफिक्स का सॉफ्टवेयर हो गया, वर्ड प्रोसेसर, मीडिया प्लेयर, डेटाबेस एप्लीकेशन और टेलीकम्युनिकेशन, अकाउंटिंग प्रिपेयर, एडोब फोटोशॉप, टैली सॉफ्टवेयर एटसेट्रा। इसमें से जो भी यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप सब कुछ जानते होंगे, ग्राफिक्स आप जानते हैं, ग्राफिक्स कार्ड के लिए जो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और वर्ड प्रोसेसर आप सबको पता होगा। मीडिया प्लेयर्स में जो भी हम किसी भी ऑडियो या वीडियो को प्ले करने के लिए जो भी हम मीडिया प्लेयर इस्तेमाल करते हैं। और डेटाबेस एप्लीकेशन, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन जिसमें हमारे पास डेटाबेस का ऑप्शन हो, कोई भी डेटा को हम अपने यहाँ लेते हैं। और टेलीकम्युनिकेशन में आप बहुत सारे जो भी कम्युनिकेशन के यहाँ पे आजकल सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं। अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पे एक्सेल का भी यूज करते हैं। एडोब फोटोशॉप से आप कोई भी फोटो एडिटिंग के लिए टैली की सॉफ्टवेयर है। इस तरीके के यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम हमने दिया है। कुछ और पॉइंट्स को हम देखते हैं। शेयरवेयर क्या होता है? इट इज अ प्रोग्राम दैट द यूजर इज अलाउड टू ट्राई फॉर फ्री। एक ऐसा प्रोग्राम है जो यूजर को फ्री में ट्राई करने के लिए उपलब्ध किया जाता है। फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ अ टाइम एज डिफाइंड इन द लाइसेंस, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए जैसा कि लाइसेंस में निर्धारित किया गया होता है। और इट इज डाउनलोडेबल फ्रॉम द इंटरनेट, इसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। और व्हेन द ट्रायल पीरियड एंड्स द सॉफ्टवेयर मस्ट बी परचेज
और इंस्टॉल, मतलब कि जब इसका ट्रायल पीरियड खत्म हो जाएगा तो हमें सॉफ्टवेयर को या तो परचेज करना पड़ेगा या अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कि आप एंटीवायरस में देखते हैं, अवस्थ एंटीवायरस या कोई भी एंटीवायरस, तो जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे तो लिखता है कि द फ्री ट्रायल वर्जन इज एक्टिवेटेड फॉर द 30 डेज फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, और 30 डेज में जब एक दिन बाकी रहता था आपको मैसेज आने लगता है या वो बंद हो जाता है, लाइसेंस आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का, आईडीएम। बेसिकली इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर को हम लोग किसी भी वेबसाइट पे डिफरेंट टाइप्स के फाइल को डाउनलोड करने के लिए यूज करते थे। जैसे कि अगर किसी साइट पे हम जाते हैं और आप देखते होंगे कि बहुत सारे साइट पे आपको कम से कम 60 से 70 डाउनलोड नाउ का बटन दिखता होगा और सब कुछ लगता होगा कि मतलब ये इसको हम दबाएंगे तो ये भी हमारा फाइल डाउनलोड होने लगेगी, लेकिन खुलता कुछ और ही है। आप लोगों को पता है कि वो इतना ज्यादा 5-6 लेयर में हमको अंदर ले जाता है कि जहां से 9 एप्स और पता नहीं कौन कौन सा एप्लीकेशन डाउनलोड होने लगता है। तो यहाँ पे आईडीएम जो होता था, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर, वो ऑटोमेटिकली जो मेन फाइल होती थी हम अपने ब्राउजर में आईडीएम को ऐड कर देते थे, आईडीएम को इंस्टॉल रखते थे तो ऑटोमेटिक वहां पे लिखने लगता था कि डाउनलोड फ्रॉम द इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर। तो उसके लिए हमारे पास सिर्फ 30 दिन का ही लाइसेंस मिलता था, 30 दिन का फ्री ट्रायल मिलता था, जिसके वजह से हम उसको 30 दिन तक चलाते थे और उसके बाद हमें वो पेमेंट करने के लिए कहता था। तो कुछ इसी तरीके का सिस्टम है। When the trial period ends, the software must be purchased or uninstalled. आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि फ्रीवेयर क्या होता है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री फॉर द पर्सनल यूज, मतलब कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हम पर्सनल यूज के लिए हमारे पास फ्री होता है और इसको हम इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। द कमर्शियल यूज ऑफ द सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड पेड लाइसेंस, मतलब कि अगर आप इसे कमर्शियल यूज करना चाहते हैं, किसी बिजनेस के लिए यूज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको पेड लाइसेंस लेने की जरूरत है और इसका जो भी आपको वहां पे प्राइस मेंशन किया होगा आप ऑनलाइन पेड कर सकते हैं, लाइसेंस एक्टिवेट कर सकते हैं। बहुत सारे सॉफ्टवेयर की सीडी भी होती है जिससे लेके आप वहां पे उसका की लिखा होता है एक्टिवेशन की, आप एक्टिवेट कर सकते हैं। एंड द ऑथर ऑफ द फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज द ओनर ऑफ द सॉफ्टवेयर। जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का ऑथर होता है वही ओनर होता है सॉफ्टवेयर का। थ्रो अदर्स में यूज इट फॉर फ्री, इसलिए दूसरे इसको फ्री में यूज कर सकते हैं, जैसे कि एडोब रीडर, फ्री स्टूडियो, स्काइप। आप देखते हैं कि एडोब रीडर का हमारे पास फ्री वर्जन के साथ साथ एडोब रीडर का हमारे पास फ्री वर्जन के साथ साथ पेड वर्जन भी होता है, लेकिन बहुत सारे फंक्शन जो ऐसे होते हैं कि हम नॉर्मल यूज के लिए एडोब रीडर जैसे हम पर्सनल यूज के लिए करते हैं तो हमें पीडीएफ व्यू करना हो गया या पीडीएफ में पासवर्ड लगाना होगा, छोटा मोटा जो भी काम होता है पीडीएफ से रिलेटेड हम करते हैं। लेकिन वही अगर हम पेड वर्जन लेते हैं तो हम हो सकता है पीडीएफ को एडिट कर सकते हैं और भी बहुत सारे फंक्शन वहां पे हमारे पास उपलब्ध होते हैं जिससे हम अपने फाइल को, पीडीएफ फाइल को और भी आकर्षित बना सकते हैं। और फ्री स्टूडियो टाइप में बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, जैसे कि आपने एफएल स्टूडियो का नाम सुना होगा जो कि सॉन्ग को मिक्स करने के लिए यूज किया जाता है, और बहुत सारे ऐसे स्टूडियो के एग्जांपल हैं जो कि आप जानते होंगे कि फ्री वर्जन में हमें कुछ फंक्शन कम मिलता है, ट्रायल वर्जन में हमें, पेड वर्जन में हमें कुछ फंक्शन उसमें ज्यादा मिलता है जो कि हमारे काम को और भी आकर्षक और अच्छा बनाता है। स्काइप में आप देखते हैं, जैसे कि आप जूम की बात करें जो आजकल क्लास लेने के लिए, वीडियो क्लासिंग के लिए यूज किया जाता है, तो जूम में भी बहुत सारे फंक्शन हैं, पेड वर्जन भी है। स्काइप में भी होता है कि आप बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, डिफरेंट ब्रांच पे डिफरेंट क्लास को अगर आप चलाना चाहते हैं और लार्ज नंबर में आपके पास कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स हैं, और आप यहाँ पे वहां पे कोई चैट की लिमिट नहीं रखना चाहते हैं, आप फाइल सेंड करना चाहते हैं और भी बहुत सारे वहां पे फंक्शन को एक्टिवेट करना चाहते हैं, तो आप पेड वर्जन को, किसी भी सॉफ्टवेयर के पेड वर्जन को लेते हैं। जैसे कि एमएस ऑफिस में भी 2016 वाला जो एमएस ऑफिस आया, बहुत सारे यहाँ पे हमारे पास नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिसका पेड वर्जन में हमारे बहुत कुछ अलग अलग फंक्शन देखने को मिलता है जो हमारा काम को और भी आसान बना देता है। अगला हमारे पास है पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। डोमेन की बात करें, यहाँ पे डोमेन की बात करें तो जैसे कि आप देखते होंगे किसी भी साइट के लास्ट में लगता है .com, .in, .info, .in, .contact, उसके बाद .ac.in, .gov, .edu,
तो हम आगे बढ़ेंगे कि मतलब डिफरेंट टाइप्स का डिफरेंट एरिया में का मतलब क्या काम है। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की साइट है तो उसमें देखते होंगे up.gov.in, इस तरीके से क्यों लिखा होता है, इसका क्या काम होता है, आगे हम अच्छे तरीके से देखेंगे। कोई एजुकेशन वेबसाइट है तो देखते होंगे edu.education, ऐसे बहुत सारे साइट में आप देखते होंगे कि जो डोमेन वहां पे लगा होता है। और डोमेन के लिए डोमेन आपको परचेज करना पड़ता है। जैसे कि सबसे पॉपुलर जो डोमेन परचेज करने का यहाँ पे ट्रेंड चल रहा था, अभी भी है, वो है GoDaddy। और पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर यहाँ पे हम देखते हैं इट इज ए फ्री सॉफ्टवेयर, यह एक बिल्कुल फ्री सॉफ्टवेयर होता है। डज नॉट हैव ए कॉपीराइट ओनर और द लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन, इसमें कोई लाइसेंस रेस्ट्रिक्शन और कॉपीराइट की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड द सोर्स कोड इज पब्लिकली अवेलेबल फॉर एनीवन टू यूज, मतलब कि जो भी सोर्स कोड होता है, जो भी हमारे पास सोर्स कोड होता है, ये पब्लिकली अवेलेबल होता है किसी भी को यूज करने के लिए। जैसे कि हम कोई साइट को प्रिपेयर करते हैं, जब हम किसी वेबसाइट को बनाते हैं तो आप देखते होंगे कि अगर उसके कोड को हम जानना चाहते हैं कि ये फंक्शन कैसे लगा है, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट यूज हुआ है कि CSS यूज हुआ है कि PHP यूज हुआ है कि HTML यूज हुआ है, तो हम बेसिकली इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हमें जो भी उसका कोड है उस पे दिख जाता है। जिस फंक्शन को हम करते हैं वहां पे क्लिक करते हैं तो शो करता है। यहाँ पे बहुत सारे साइट में हमें सोर्स कोड देखने का कुछ शॉर्टकट भी होता है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड बाय द यूजर्स, इसको हम यूज के हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और एक हमारे पास आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इट इज ए सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल, इसका जो सोर्स कोड होता है वो उपलब्ध होता है एंड कैन बी कस्टमाइज, इसको हम अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड अराइव्ड विद द स्पेसिफिक गाइडलाइंस लेड डाउन बाय द क्रिएटर, मतलब कि क्रिएटर के द्वारा एक स्पेसिफिक गाइडलाइंस के द्वारा ये अराइव होता है जिसमें हमको बहुत सारी जानकारी उस सॉफ्टवेयर के बारे में मिलती है। इसका नाम ही है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें जो इसका सोर्स होता है वो बिल्कुल ओपन होता है, इसका जो भी सोर्स कोड होता है सबके लिए अवेलेबल होता है। इसका जो एग्जांपल है लिनक्स, अपाचे, फायरफॉक्स, ओपन ऑफिस आर एग्जांपल ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ये सब जो भी है लिनक्स, अपाचे, अभी आप जब हम PHP पढ़ेंगे तो वेबसाइट बनाते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि हम जैम सर्वर को इंस्टॉल करते हैं, वहां पे एक अपाचे होता है, MySQL सर्वर होता है, तो आगे बहुत सारी चीजें हैं। इसका जो सेक्टर है बहुत ही ब्रॉड है, एक दिन में सब कुछ आप नहीं सीख सकते हैं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। बात आती है यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम, दूसरा हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग, तीसरा हमारे पास है मल्टी प्रोसेसिंग, चौथा हमारे पास है टाइम शेयरिंग और पांचवा हमारे पास है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं बैच प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है। अगला हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी है। इससे पहले हम देखते हैं बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग इज अ टेक्निक, एक ऐसी टेक्निक है इन विच एन ऑपरेटिंग सिस्टम कलेक्ट द प्रोग्राम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम को कलेक्ट करता है और डाटा को टुगेदर साथ में इन ए बैच बिफोर प्रोसेसिंग स्टार्ट, एक बैच में डाटा को कलेक्ट करता है प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले। एन ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू बैच प्रोसेसिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग से पहले कुछ यहाँ पे एक्टिविटीज को करता है, जैसे कि द ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन अ जॉब विच हैज प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस ऑफ कमांड, ये एक जॉब को डिफाइन करता है जो प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस होता है कमांड का, और प्रोग्राम एंड डाटा, इस जो भी प्रोग्राम और डाटा होता है उसको सिंगल यूनिट में डिफाइन कराता है। और द ओएस कीप्स ए नंबर ऑफ जॉब इन मेमोरी, बहुत सारे जॉब को मेमोरी में रखता है और उसको एग्जीक्यूट करता है विदाउट एनी मैनुअल इंफॉर्मेशन, विदाउट मैनुअल इंफॉर्मेशन की एग्जीक्यूट करता है। और जॉब्स आर प्रोसीड इन ऑर्डर टू सबमिशन, और सबमिशन के बेस में जॉब प्रोसीड होता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व फैशन, फर्स्ट कम पहले आओ पहले पाओ टाइप का यहाँ पे कुछ सिस्टम है। और व्हेन अ जॉब कंप्लीट्स इट्स एग्जीक्यूशन इट मेमोरी इज रिलीज, जब जॉब कंप्लीट कर लेता है अपने एग्जीक्यूशन को तो इसकी मेमोरी रिलीज हो जाती है। एंड द आउटपुट फॉर द जॉब गेट कॉपीड, जो भी जॉब के लिए आउटपुट होता है उसका वो कॉपी हो जाता है और आउटपुट इज फॉर लेटर प्रिंटिंग, बाद में प्रिंट करने के लिए और प्रोसेस करने के लिए कॉपी हो जाता है।
इसी को हमने हिंदी में लिखा है। बैच प्रोसेसिंग एक ऐसी तकनीक है जिसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेसिंग शुरू होने से पहले एक बैच में प्रोग्राम और डेटा को एक साथ इकट्ठा करता है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम बैच प्रोसेसिंग से संबंधित निम्नलिखित गतिविधियों करता है, जैसे कि ओएस एक ऐसी नौकरी को परिभाषित करता है जिसमें एक ही इकाई के रूप में कमांड, प्रोग्राम और डेटा को पूर्व निर्धारित अनुक्रम होता है। ओएस एक नंबर को मेमोरी में रखता है और उन्हें बिना किसी मैनुअल जानकारी के निष्पादित करता है। नौकरियों को जमा करने के क्रम में संसाधित किया जाता है, अर्थात पहले आओ पहले पाओ का फैशन। और जब कोई कार्य अपने निष्पादन को पूरा करता है तो उसकी मेमोरी जारी की जाती है और बाद में छपाई या प्रसंस्करण के लिए नौकरी के लिए आउटपुट स्पूल में कॉपी किया जाता है। अगला हमारे पास है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में हम देखते हैं, टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू एंड द मेन मेमोरी, द मल्टी प्रोग्रामिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड। And the multi-programming is interleaved execution of multiple jobs by the same computer. In multi-programming system, when one program is waiting for the IO transfer, there is another program ready to utilize. जब पहला प्रोग्राम वेट करता है IO ट्रांसफर के लिए, तो दूसरा जो प्रोग्राम होता है यूटिलाइज होने के लिए रेडी होता है सीपीयू में, सीपीयू को यूटिलाइज करने के लिए। और सो इट पॉसिबल फॉर द सेवरल जॉब टू शेयर द टाइम ऑफ द सीपीयू, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट मल्टी प्रोग्रामिंग इज नॉट डिफाइंड टू बी एग्जीक्यूशन। यहाँ पे मल्टी प्रोग्रामिंग को डिफाइन नहीं किया जाता है। और एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब के एग्जीक्यूशन के समय में एट द सेम इंस्टेंस ऑफ द टाइम, उसी समय में, सेम समय में। और रेदर इट डज मीन दैट देयर आर ए नंबर ऑफ द जॉब अवेलेबल टू द सीपीयू प्लेस्ड इन द मेन मेमोरी एंड अ पोर्शन ऑफ वन एग्जीक्यूटेड देन अ सेगमेंट एंड अनदर सो ऑन। मतलब कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी के उपयोग की समस्या को दूर करने के लिए मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई। मल्टी प्रोग्रामिंग एक ही कंप्यूटर द्वारा कई नौकरियों के निष्पादन को बाधित करता है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में जब एक कार्यक्रम आयु हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रहा है, सीपीयू का उपयोग करने के लिए एक और कार्यक्रम तैयार है और इसलिए सीपीयू के समय को साझा करने कई नौकरियों के लिए संभव है। लेकिन यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बहु प्रोग्रामिंग को उसी समय में नौकरियों के निष्पादन के रूप में परिभाषित नहीं किया जाता है, बल्कि इसका मतलब यह है कि सीपीयू के लिए बहुत सी नौकरियां उपलब्ध हैं, मुख्य मेमोरी में रखी गई हैं और एक के एक हिस्से को निष्पादित किया जाता है, फिर दूसरे का एक खंड, और इसी तरीके से ये किया जाता है। अगला हमारे पास है जो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको हम कल देखेंगे और आज के लिए इतना रखते हैं। अगर अभी तक आपको ये क्लास पसंद आई है, अभी तक हमने जो भी यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किया है, अगर आपको इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कमेंट करिए, हम उसे फिर से समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल कंप्यूटर नगर को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, अगर आप अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना रखते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।